नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 29 जुलाई 2020, 29 ऑफ जुलाई 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्ट्रीम्स, किस तरह से न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अंदर किस किस तरह के पैटर्न बनाए गए हैं और कब ये लागू होने वाली है, और भी बहुत से पॉइंट्स जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी के लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में आप आएंगे, या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है, और नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी होना देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, जो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में बनाने का विचार किया गया था, और सबसे पहले जो नीति थी वो 1986 में बना करके तैयार कर दी गई थी। उसके बाद जो है 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर 1992 में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था, लेकिन उसके अंदर इतना बदलाव नहीं किया गया था जितना कि अब की बार 2020 में किया गया है। तो इस तरीके से ये जो है 34 सालों के बाद, 34 ईयर्स के बाद जो है नई शिक्षा नीति जो है लागू की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो है MHRD के द्वारा जो है जारी की गई है। MHRD मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इसी शिक्षा नीति के बाद, इसी एजुकेशन पॉलिसी के बाद इस मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। मतलब कि जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं जो कि पिछले जो हमारे एजुकेशन सिस्टम थे उनमें नहीं थे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पहले जो अपने इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होता है, अभी जो फिलहाल करंट में था या फिर जो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी ये जो पॉलिसी है वो लागू नहीं हुई है, तो इसलिए अभी करंटली यही सिस्टम है कि आपको जो है 1st to 10th क्लास तक की क्लासेस क्लियर करनी होती हैं। 10th क्लास में आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं। 10th के बाद आपको 11th एंड 12th के लिए कोई परफेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। उसके बाद आप 12th में जो है बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। उसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी तक जो है हमारा ये सिस्टम चलता आ रहा है, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, फिर PhD, और इस तरह से जो है हमारा सिस्टम अभी करंटली चलता आ रहा है। लेकिन अब जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो MHRD ने जारी की है, उसके अंदर क्या सिस्टम बनाया गया है। जो हमारा अभी फिलहाल करंटली अवेलेबल सिस्टम है उसको बोला जाता है 10+2 सिस्टम, या फिर 10+2 फॉर्मेट भी इसको बोला जाता है। लेकिन अब जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो फॉर्मेट है 5+3+3+4। अब ये 10+2 फॉर्मेट तो है, बिल्कुल इजी है। 10th की और 12th की वो 10+2 फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो 5+3+3+4 फॉर्मेट है, इसमें क्या है, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो इन सभी में जो है ये जो है ईयर डिवाइड किए गए हैं। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, और फिर 4 साल। जो शुरू के 5 साल हैं, जो शुरू का 5 है, उसके अंदर शुरू के 5 साल जो है ये मानी गई है फाउंडेशन स्टेज। मतलब कि स्टूडेंट की जो पढ़ाई की शुरुआत है वो यहाँ से होगी। अब ये 5 साल किस तरह से डिवाइडेड हैं। जो 5 साल हैं, इनमें से जो पहले 3 साल होंगे, ये इसको बोला जाता है आपका प्री प्राइमरी स्टेज या फिर प्री प्राइमरी क्लासेस। पहले 3 साल आपको प्री प्राइमरी क्लासेस क्लियर करनी होती हैं, और जो लास्ट के 2 साल होते हैं, 4th एंड 5th ईयर, उसके अंदर आपको 1st और 2nd क्लास पढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से जो इस फॉर्मेट में जो है फर्स्ट जो 5 ईयर्स हैं ये इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहले 3 साल प्री प्राइमरी, और दूसरे जो लास्ट के 4th एंड 5th ईयर हैं वो 1st और 2nd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। खास बात ये है कि इसमें जो है बुक्स को, कॉपीज़ को इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि ज़्यादातर इसमें खेलकूद और प्रैक्टिकल के तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनकी नींव मजबूत की जाएगी और मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये हमारा इस फॉर्मेट में 5 क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट 3 है ये किस लिए है। ये जो नेक्स्ट 3 है इसके अंदर आपके जो क्लासेस आएंगी वो आएंगी 3rd, 4th एंड 5th क्लास। 3rd, 4th एंड 5th क्लास में जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़ेंगे साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, आर्ट्स, और जो स्कूली लेवल पर जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं 3rd क्लास टू 5th क्लास तक स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे। और ये है आपका 3 का फॉर्मेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन 3 ईयर्स को बोला जाता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का मतलब होता है इसमें आपके जो स्टूडेंट्स आएंगे वो आएंगे क्लास 6th, 7th एंड 8th क्लास के। इन क्लासेस के लिए सिलेबस एक बार डिसाइड किया जाएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 6th, 7th एंड 8th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले 4 साल। अगले 4 साल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, किसी भी स्टूडेंट के करियर में। और ये जो 4 साल हैं इसके अंदर आपकी क्लासेस आएंगी क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। इन चारों साल को जो है कंबाइन कर दिया गया है, और इसमें सेमेस्टर वाइज जो है आपके एग्जाम्स होंगे।
पहले क्या होता था कि आपको नाइन्थ एंड टेंथ क्लास को क्लियर करना होता था। टेंथ क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, उसके बाद आपको टेंथ क्लास में स्ट्रीम लेनी होती थी कोई भी एक, फिर 11th एंड ट्वेल्थ में आपको ट्वेल्थ क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। लेकिन अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कर दिया गया है, नाइन्थ टेंथ 11th ट्वेल्थ को एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। जो भी आप पहले पढ़ करके आए हैं उसी बारे में आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ा करके सिखाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टेंथ क्लास के बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। टेंथ में आपकी कोई भी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, एक ही बोर्ड होगा, वो भी होगा ट्वेल्थ क्लास बोर्ड का। एक और इसमें बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जब टेंथ क्लास क्लियर कर देने के बाद स्टूडेंट्स को कोई स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, उस चीज़ से भी बच्चों को छुटकारा मिल चुका है। पहले क्या होता था, अगर किसी ने साइंस स्ट्रीम चूज़ की है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता था, किसी ने कॉमर्स चूज़ की है वो साइंस के नहीं पढ़ सकता था, किसी ने आर्ट्स ली है तो वो साइंस और कॉमर्स के नहीं पढ़ सकता था। तो इस तरीके से किसी एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को हम नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट का जिस जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने स्कूल में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है और वो उसका एक कॉम्बो बन जाएगा, वो उसकी एक क्लास बन जाएगी, चाहे वो आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो और चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत ही अच्छी बात है कि ये सिस्टम इंडिया में लागू होने वाला है। इससे हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स को ले सकता है, क्योंकि किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी की साइंस स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से अगर वो मैथ ना लेना चाहे वो आर्ट्स के साथ भी जा सकता है, वो कॉमर्स के साथ भी जा सकता है, या फिर आप वो साइंस के साथ भी रह सकता है। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मेरे अकॉर्डिंग इस पॉलिसी का सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे यही लगा कि इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से जो है स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अगला पॉइंट आता है एजुकेशन मीडियम। जैसे कि अगर आप चाहें पहले हिंदी में कर सकते थे, इंग्लिश में कर सकते थे, जो स्कूल्स आपको स्टडी करवाते हैं हिंदी मीडियम में करते थे, आप इंग्लिश मीडियम में करते थे। लेकिन अब जो है आपको एजुकेशन के अंदर क्या मिलेगा, आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी अपने सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गुजरात से हैं और गुजराती में करना चाहते हैं तो आप गुजराती से भी अपनी स्टडी कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर आप मराठी से भी कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज डिसाइड कर दी जाएंगी, जिसके हिसाब से आप जो है स्कूल्स में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में भी समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ तक जो था ना हमारा सेक्शन, वो था ये जो फॉर्मेट बनाया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट, जो 10+2 फॉर्मेट को रिप्लेस कर देगा। ये सिस्टम अब अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है कि इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि 6th क्लास से ही स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाए जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही पॉजिटिव है। जिन कोर्सेज को स्टूडेंट्स जो हैं 10th 12th के बाद करते हैं, या बाहर से प्राइवेट करते हैं, या ऑनलाइन करते हैं, उस तरह के कोर्सेज को स्कूल्स में स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये 6th क्लास से ही रेगुलर कर दिए जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अब जो है स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर ही इंटर्नशिप का ऑफर भी दिया जाएगा। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप का मतलब होता है कि अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर 6th क्लास में हैं, आपने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है, आप 8th क्लास 9th क्लास तक आ गए हैं, आप परफेक्ट हो गए हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ चुकी हैं, और अब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा करके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो स्कूल्स जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट्स अब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करने के लिए कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं बाहर जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है इंटर्नशिप। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा सेक्शन था 5+3+3+4 के अंदर जो लास्ट का जो 4 का सेक्शन है, 4 ईयर्स का सेक्शन है 9th to 12th, उसके अंदर आपके जो हैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर होगा। अब फाइनल मार्क्स किस तरह से तैयार किए जाएंगे? फर्स्ट सेम के मार्क्स को इकट्ठा किया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स को देखा जाएगा, फिर उन दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके जो है फाइनल मार्कशीट आपकी रेडी की जाएगी। पहले क्या होता था कि 1 साल के एग्जाम्स जो हैं सिर्फ फाइनल में ही होते थे, चाहे स्टूडेंट्स सारा साल पढ़ाई करे या ना करे, लास्ट में भी कुछ लोग जो है पढ़ करके क्वालिफाई कर जाया करते थे। लेकिन अब जो है फर्स्ट 6 मंथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट 6 मंथ भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपकी क्लासेस क्लियर हो पाएंगी। और ये सिस्टम जो है 9th 10th 11th एंड 12th 4 साल तक ये जो है लागू रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइनल मार्कशीट तो रेडी हो चुकी है, लेकिन अब इसके अंदर मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। पहले जैसे हमारे सिर्फ मार्क्स जो है एग्जाम्स के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स ही जोड़े जाते थे, लेकिन अब इसके अंदर जो है 360 डिग्री असेसमेंट भी लागू कर दिया गया है। अब ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर अब क्या होगा कि टीचर्स तो स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे ही देंगे, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग देंगे, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ स्टूडेंट भी खुद को जज करेगा कि वो खुद को अपने आप को कितने मार्क्स वो दे सकता है, मतलब कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितना अपने अंदर की जो नॉलेज है उसके हिसाब से अपने आप को कितने मार्क्स देता है, वो भी उसके अंदर लिखा जाएगा। तीसरी बात, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट के जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी एक दूसरे को रैंकिंग देंगे। स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जिस भी तरह से जो है वो रैंकिंग देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स, टीचर्स और सेल्फ के जो है रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यहाँ तक हमारी जो है 1st to 12th क्लास तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 12th क्लास के बाद के स्टूडेंट्स के लिए क्या इसमें चेंज किया गया है। दोस्तों, कैट आपने सुना होगा, CAT, या फिर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते होंगे, या फिर इसको बोला जाता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका क्या रोल होता है? देखिए दोस्तों, जब आप 12th कर लेते हैं, 12th कर लेने के बाद अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना होता है। मान लीजिए आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके 12th में मार्क्स कम हैं, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये टेस्ट रेडी किया गया है, CAT, जिसको बोला जाता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोला जाता है। इस एग्ज़ाम का क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए आपके 12th क्लास में इतने % मार्क्स नहीं आए हैं जिससे कि आपका जो है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉलेज की तरफ से एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग और उन मार्क्स के साथ में 12th के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जो है आपके मार्क्स को कट ऑफ के मार्क्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। इसमें जो है स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजेस में, मनपसंद कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मान लीजिए किसी भी रीजन से 12th में मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और अगर आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ तक हमारा 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी ग्रेजुएशन की। दोस्तों, ग्रेजुएशन के अंदर जो है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है, और इसको 3 साल और 4 साल में डिवाइड किया गया है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किसी स्टडी में एडमिशन लेते हैं, तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, कोई भी प्रूफ नहीं मिलता था। अगर आपको करना है तो कंप्लीट करना होता था, नहीं तो फिर अगर आप बीच में छोड़ते थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपने कहीं कोर्स में एडमिशन लिया है और अगर आप उसको 1 साल कंप्लीट करते हैं, किसी भी रीज़न से आप उसको छोड़ देते हैं या फिर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब कि कोर्स सर्टिफिकेट 1 साल का आपको दिया जाएगा। अगर आप उसी सेम स्टडी को, सेम कोर्स को अगर आप 2 साल करते हैं, जारी रखते हैं, और आपका ज़्यादा टाइम का कोर्स है, अगर आप 2 साल तक करते हैं, उससे आगे नहीं करना चाहते हैं या फिर किसी कारण से आप छोड़ देते हैं, तो आपको एक डिप्लोमा उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3 साल उसको कैरी करते हैं, 3 साल तक अगर आप पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको उसके लिए बैचलर डिग्री दी जाएगी। यहाँ पर जो है आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आपको यहाँ पर डिग्री मिल जाती है। और इसी के साथ साथ 4 ईयर्स का सिस्टम क्या है, अगर आप उसी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं, तो उसके अगर आप 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि आपको रिसर्च सर्टिफिकेट प्लस डिग्री, ये आपको दोनों चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो पहले का जो ग्रेजुएशन का जो एजुकेशन सिस्टम था, अब जो है पूरी तरह से बदल चुका है। इससे स्टूडेंट्स चाहे 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े या कंप्लीट करे, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही होगा, आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट ही मिलेगा। आपका जो टाइम है वो वेस्टेज नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ एक मेन पॉइंट और भी है, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अब पहले क्या होता था कि आप एक बार में एक ही कोर्स को आप कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, आप 2 कोर्स भी कर सकते हैं, 3 कोर्सेज भी कर सकते हैं। एक साथ अगर आप मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, मान लीजिए आपका एक कोर्स 1 साल का है, दूसरा कोर्स 2 साल का है, तीसरा कोर्स 3 साल का है, तो इस तरह से क्या होगा, जब आप कोई एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो जो 1 साल में कंप्लीट हुआ है उसके और उस कोर्स के जो मार्क्स हैं वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सेव कर दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से सेकंड ईयर में जब आपका कोई दूसरा कोर्स कंप्लीट होगा, उसके भी आपके जो हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसके मार्क्स जो है जमा कर दिए
दिए जाएंगे। लास्ट में जो फाइनल, अगर आप जब उस कॉलेज से बाहर आओगे, जब उस कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करोगे, उस टाइम पर आपकी डिग्री के अंदर उन सभी बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर से जो मार्क्स होंगे उनको जोड़ करके उस डिग्री को रेडी कर दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है लागू कब से होगी, मतलब कि कब से ये जो है स्कूल्स कॉलेजेस में अप्लाई हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से इसका प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा 2021 और 2022, मतलब कि 2021 और 22 का जो सेशन होगा उस सेशन के दौरान आपको ये पॉलिसी देखने को मिलेगी हर जगह। तो जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस है आप सभी का करियर, इसी के ऊपर बेस है आप सभी की एजुकेशन और स्टडी। ये एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर जो है आपके पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है इसकी PDF देख सकते हैं, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या चेंज किए गए हैं। उस PDF में आप सभी को बताया गया है कि ये सब क्यों किया गया है, मतलब कि किस रीज़न से इन सब पे एक्शन लिया गया है। आप चाहें तो इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। करीबन 70 पेजेस के आसपास वो PDF है, 71 के आसपास पेजेस की जो PDF है, वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। और भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।